आज की कहानी एक ऐसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट की है जिसने अपने घर के गैराज में कुछ ऐसा बना दिया जो हमारी आपकी विज्ञान की समझ से बिल्कुल परे था। एक मशीन और फिर एक रहस्यमयी गुमशुदगी। ये कहानी है माइक मार्कम की। ये सिर्फ एक घटना का सार नहीं है, बल्कि एक सवाल है। एक ऐसा सवाल जो साइंस और कल्पना के बीच की लकीर को आप कह सकते हैं कि धुंधला कर देता है। हाँ, यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द माइक मार्कम की पूरी कहानी घूमती है। क्या उन्होंने सच में टाइम ट्रैवल का कोई रास्ता खोज लिया था, या फिर ये सब एक नौजवान के जुनून का एक दुखद अंत था? चलिए आज इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 21 साल के माइक मार्कम से। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और उनका घर भाई किसी कबाड़ खाने से कम नहीं था, जहां हर तरफ टूटे फूटे रेडियो, टीवी और सर्किट बोर्ड्स बिखरे पड़े रहते थे। तो मजे की बात यह है ना कि माइक का इरादा कभी कोई टाइम मशीन बनाने का था ही नहीं। बिल्कुल नहीं। वो तो बस एक जेकब लैडर बना रहे थे। ये हाई वोल्टेज बिजली के करतब देखने का एक क्लासिक तरीका है, समझ लीजिए। लेकिन उनके इस एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसा हो गया जिसने पूरी कहानी पलट कर रख दी। देखिए, माइक का तरीका साधारण जेकब लैडर से बहुत अलग था। उन्होंने सिर्फ अपना खुद का पावरफुल स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ही नहीं बनाया, बल्कि एक बहुत ही अनोखा काम किया। उन्होंने एक पुराने सीडी प्लेयर से लेजर निकाला और उसका इस्तेमाल किया इलेक्ट्रोड्स के बीच की हवा को सीधे गर्म करने के लिए। उनका मकसद था हवा के इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को, यानी बिजली के फ्लो में जो रुकावट होती है, उसे कम करना। और यही छोटा सा बदलाव आगे चलकर एक बहुत बड़ी खोज की वजह बना। माइक की इस अनोखी मशीन ने ना हवा में एक अजीब सा गोलाकार भंवर बना दिया। ये ऐसा लग रहा था जैसे किसी शांत तालाब में पानी में कंकड़ फेंकने पर गोल गोल लहरें बनती है ना, बिल्कुल वैसा ही। ये कोई साधारण बिजली का आर्क नहीं था, ये कुछ और ही था। फिर जब माइक ने उस हवा के भंवर की तरफ एक स्क्रू फेंका, तो जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। स्क्रू उस भंवर में जाते ही गायब, और कुछ ही सेकंड बाद कमरे में किसी और जगह पर आकर गिरा। माइक ने ये एक्सपेरिमेंट कई बार दोहराया और हर बार नतीजा सेम था। बस उन्हें यकीन हो गया कि उन्होंने गलती से कुछ बहुत ही असाधारण बना दिया है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़ें, ये समझना जरूरी है कि माइक असल में बनाने की कोशिश क्या कर रहे थे। ये जेकब लैडर आखिर होता क्या है, और सबसे जरूरी बात, ये काम कैसे करता है। आसान भाषा में कहें तो जेकब लैडर एक हाई वोल्टेज डिवाइस है। इसमें दो तार या इलेक्ट्रोड होते हैं और बिजली की एक चिंगारी, जिसे आर कहते हैं, इन दोनों के बीच नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ती हुई दिखाई देती है, ठीक वैसे ही जैसे कोई सीढ़ी चढ़ रहा हो। तो देखिए, इसके पीछे का साइंस ना हीट और इलेक्ट्रिसिटी के सिंपल से नियमों पर चलता है। सबसे पहला काम है स्टेप अप। मतलब एक ट्रांसफॉर्मर घर में आने वाले नॉर्मल वोल्टेज को लेता है और उसे हजारों वोल्ट तक बढ़ा देता है। अब ये हाई वोल्टेज इतना पावरफुल होता है कि ये तारों के बीच की हवा के एटम्स को आप कह सकते हैं चार्ज कर देता है। इसी को आयोनाइज करना कहते हैं, और बस इसी से बनती है बिजली की वो चिंगारी जिसे हम आर्क कहते हैं। अब ये आर्क क्या करता है? ये अपने आसपास की हवा को गर्म करता है, और फिजिक्स का सीधा सा नियम है, गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है ना? तो जैसे जैसे ये गर्म हवा ऊपर जाती है, ये उस आर्क को भी अपने साथ ऊपर खींच ले जाती है, और हमें ऐसा लगता है कि चिंगारी सीढ़ी चढ़ रही है। अब याद कीजिए माइक ने क्या किया था। उन्होंने इसी प्रोसेस में एक लेजर जोड़ दिया था। मतलब उन्होंने हवा को और भी तेजी से और एक बिल्कुल अलग तरीके से गर्म करके इस पूरे नेचुरल प्रोसेस को ही बदल दिया। अपने इस छोटे से एक्सपेरिमेंट की कामयाबी के बाद तो माइक का जुनून और भी बढ़ गया। उन्हें लगा कि भाई अगर छोटी मशीन ये कर सकती है तो एक बड़ी मशीन क्या कुछ नहीं कर पाएगी। और बस इसी सोच ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहां से वापसी बहुत मुश्किल थी। माइक ने अब 1 फुट के बजाय सीधा 18 फुट का जेकब लैडर बनाने का फैसला किया। और इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए उन्हें बहुत बहुत ज्यादा पावर की जरूरत थी, और ये पावर घर की बिजली से तो मिल ही नहीं सकती थी। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। पैसों की कमी थी तो माइक ने पास के पावर स्टेशन से 8-9 ट्रांसफॉर्मर चुरा लिए। सिर्फ 5 दिनों में उन्होंने अपनी वो विशाल मशीन तैयार कर ली। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे चालू किया, एक जोरदार चिंगारी निकली और पूरे शहर की बत्ती गुल हो गई। एक पड़ोसी ने पुलिस बुला ली और माइक चोरी के ट्रांसफॉर्मर के साथ पकड़े गए। जब जज के सामने पेशी हुई तो माइक ने बिना झिझक के कह दिया कि वो तो एक टाइम मशीन बना रहे थे।
ये सुनकर जज को लगा कि ये लड़का विज्ञान नहीं बल्कि पढ़ाई के तनाव का शिकार है और उन्होंने सिर्फ एक वार्निंग देकर छोड़ दिया। समाज ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। पर माइक की गिरफ्तारी की खबर अखबारों में छप गई और वो रातों रात फेमस हो गए। इसी शोहरत की वजह से उन्हें अमेरिका के एक बहुत ही पॉपुलर रेडियो शो कोस्ट टू कोस्ट में बुलाया गया, जिसे आर्ट बेल होस्ट करते थे। और ये शो माइक की जिंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। रेडियो शो पर अपनी कहानी सुनाने के बाद जो हुआ, उसकी उम्मीद शायद माइक ने भी नहीं की होगी। उनका जो पर्सनल प्रोजेक्ट था वो अब एक पब्लिक प्रोजेक्ट बनने जा रहा था। शो सुनने वाले लोगों ने माइक की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। लोगों ने उन्हें पैसे दिए, ट्रांसफार्मर और जनरेटर तक दान कर दिए। यहां तक कि एक सपोर्टर ने तो उन्हें एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपनी जमीन भी दे दी। अब माइक के पास वो सब कुछ था जो उन्हें अपनी वो बड़ी मशीन बनाने के लिए चाहिए था। तो अपनी मशीन तैयार करने के बाद माइक ने उन सभी लोगों के सामने इसका प्रदर्शन किया जिन्होंने उनकी मदद की थी। चूहों पर कुछ शुरुआती टेस्ट हुए और फिर माइक ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। सबके देखते देखते वो उस एनर्जी के भंवर के अंदर चले गए और पलक झपकते ही गायब हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब माइक को होश आया तो उन्होंने खुद को 800 मील दूर एक खेत में पाया। वो वापस अपने शहर पहुंचे तो देखा कि सब कुछ बदल चुका था। उनके लिए तो सिर्फ कुछ सेकंड ही बीते थे, लेकिन इस दुनिया में पूरे 2 साल गुजर चुके थे। उनका घर बिक चुका था और उनकी मशीन का कोई नामो निशान तक नहीं था। अपनी इस अविश्वसनीय यात्रा के बाद माइक ने एक और कोशिश करने का फैसला किया, लेकिन इस बार ज्यादा तैयारी के साथ। उन्होंने खुद को बचाने के लिए एक फैराडे केज बनाने का सोचा। अब ये फैराडे केज क्या होता है? ये समझिए कि कंडक्टिव मटेरियल जैसे कि धातु की जाली से बना एक पिंजरा या घेरा होता है। इसका साइंस बड़ा मजेदार है। जब भी कोई बाहरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए बिजली, इससे टकराती है तो सारा चार्ज उस पिंजरे की बाहरी सतह पर ही फैल जाता है। अंदर कुछ नहीं पहुंचता। अंदर का हिस्सा पूरी तरह से सेफ रहता है। तो माइक को यही उम्मीद थी कि ये केज उन्हें और उनके सेलफोन को उस भंवर की रहस्यमयी एनर्जी से बचा लेगा। माइक ने अपना फैराडे केज बनाया और एक बार फिर उस पोर्टल में छलांग लगा दी, पर इस बार वो वापस नहीं लौटे। वो आखिरी दिन था जब किसी ने माइक मार्कम को देखा था। तो सवाल ये है कि माइक मार्कम का आखिर हुआ क्या? क्या वो सच में समय में कहीं खो गए या कहानी कुछ और है? देखिए, उनकी गुमशुदगी के बाद कई तरह की थ्योरीज सामने आईं। एक तरफ तो वो लोग हैं जो इस कहानी को सच मानते हैं। रेडियो शो पर एक कॉलर ने तो ये तक दावा किया कि उसने 1930 के दशक का एक अखबार देखा था जिसमें एक लाश मिलने की खबर थी और उस लाश के पास एक अजीब सा डिवाइस था जो आज के सेल फोन जैसा लगता था। दूसरी तरफ शक करने वाले लोग कहते हैं कि ये कहानी असलियत और अफवाह का मिला जुला रूप है, जिसे माइक ने शायद समाज से दूर जाने के लिए खुद ही हवा दी हो। लेकिन जिन लोगों ने उन्हें आखिरी बार देखा वो आज भी यही कहते हैं कि माइक उनकी आंखों के सामने गायब हुए थे। तो हम माइक मार्कम की कहानी को आखिर कैसे याद रखें? क्या वो एक जीनियस थे जो समय की गहराइयों में कहीं खो गया, या फिर एक ऐसा नौजवान जिसकी कहानी जुनून और समाज की उपेक्षा के कारण एक लेजेंड बन गई? सच्चाई जो भी हो, माइक मार्कम की कहानी हमें विज्ञान की सीमाओं और इंसानी जुनून की ताकत के बारे में सोचने पर मजबूर जरूर करती है।